हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एसएससी सीजीएल प्री 2022 में जो भी मैथ्स के अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका पार्ट 6 कराने वाला हूँ। फिर से हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं उन क्वेश्चंस का आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, कैसे आप उनको एग्जाम के अंदर कर सकते थे। ठीक है। अब देखो, कुछ लोग को लग रहा है कि ये सीरीज काफी लंबी चल गई हो, पर एक बात ये भी तो है कि इससे हमारे जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। और अगर आप लोग मेंस का पेपर देने जा रहे हो, उसके लिए जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट चीज है, सबसे ज्यादा जो रेलेवेंट चीज है वो यही है कि आप जो के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्री का एग्जाम काफी इजी आया हो। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे थे जो कि प्रॉपर मेंस लेवल के हैं, ठीक है, और वो मेंस के अंदर जरूर आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग खुद देखना आज के कितने अच्छे 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 क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। पहला सवाल आपके सामने आज का ये रहा। ये क्वेश्चन एलजेब्रा का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो देखो कैसे करना है हमको इस सवाल को। देखो, अगर आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, y-1 बराबर, अब ये √4 आपका बन जाएगा 2, यानी कि ये बन गया 2 प्लस √3। ठीक है। अब वहां पर मुझे पावर 4 तक जाना है। एक बार मैं पहले स्क्वायर कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा y² -2y प्लस 1, इसके बराबर है 4 और 3 हुआ 7, 7, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4√3। ठीक है। इस वाले वन से अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या मिल गया मेरे पास, y² -2y, ये बराबर है 6 प्लस 4√3। ठीक है। अब मुझे कहां तक जाना है, y⁴ तक, तो एक बार फिर से स्क्वायर कर लेते हैं। अब क्या आएगा स्क्वायर करने पर, y⁴, इसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा प्लस का 4y²। ठीक है। फिर मेरे पास आ जाएगा -2ab, यानी कि -4, यहाँ पर आएगा y³। ये चीज किसके बराबर है, इसके स्क्वायर में क्या मिलेगा हमको, 36 और 16 इंटू 3 हुआ 48। ठीक है। 36 और 48 हो जाएगा 84, तो 84 यहाँ पर है प्लस का 48√3। ठीक है। इसका मतलब अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास क्या था, यहाँ पर जो टर्म था वो था 2 टाइम्स y⁴ -8y³ और यहाँ पर क्या है, y⁴ -4y³। यानी कि इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ये चीज क्या बन गई, 84 प्लस 48√3, ये तो है ही। ठीक है। माइनस अगर मैं कर लूँ 4y³, 4y² सॉरी, इसका डबल है। ठीक है, इस चीज का डबल है, जो भी यहाँ पर ये इतना सा टर्म लिखा हुआ है वो। ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारे पास कितना आ गया। ये मेरे पास हो गया, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। 84 इंटू 2 यानी कि 168, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 96 √3, और यहाँ पर है -8y²। -8y² -6y² कितना हो जाएगा, -14y²। या फिर आया +28y, और फिर है -84। अब ध्यान से देखता हूं मैं कि और ये कैसे सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 168 -84, केवल 84 रह गया। ठीक है, लास्ट वाला मैंने माइनस कर दिया, +96√3। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो क्या कॉमन ले सकता हूँ, -14 कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, y² -2y। ठीक है। फिर यहाँ पर है माइनस का 84, वो तो हट गया, सॉरी वो हट गया है। ठीक है। तो क्या बचा, ये चीज बची। अब इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, 6 प्लस 4√3, इसको आप यहाँ पर डाल दो, तो 84 प्लस 96√3 माइनस 14 टाइम्स इसकी वैल्यू थी 6 प्लस 4√3। ठीक है। 84 से वो 84 कट जाएगा, 14 इंटू 6 कितना होता है, 84। 96 में से क्या हटाना पड़ेगा मुझे, 56। 96√3 माइनस 56√3, आंसर आपके पास आ गया 40√3। ये है इसका करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल को हो सकता है कि वहां पर -84 ना देकर वहां पर जो वैल्यू, वो वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। ठीक है। तो इसमें आप आंसर को याद नहीं कर सकते, या फिर आप ये नहीं सोच सकते कि जो कोविशेंट है वो यहाँ पर ऐसे आने वाले, उनको आपको यहाँ पर इन कोविशेंट को बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको समय लगेगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इस तरह के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। इसमें देखो आपको करना है क्या है, जो एक्स वाई होगा वो तो 1 होगा, ये आपको पता है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखो, अब इसको करने का एक और भी अच्छा तरीका वो ये कि आप इसको ऐसे लिख लो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर लो 3xy यानी कि -3। ठीक है, और नीचे क्या बना, नीचे आपका बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, उसमें से -xy करना पड़ेगा, यानी कि वो बन गया -1। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो और जल्दी। तो आप ये देख लो कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू वो कितनी आने वाली है। तो एक्स प्लस वाई अगर मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 और 4 यानी कि 9, और यहाँ पर भी 9, तो 9 और 9, यहाँ पर ये आ गया 9 + 9। ठीक है, यानी कि 18, ये वैल्यू कितनी आ गई 18। तो मेरे पास क्या है, 18 का स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाई 18 का स्क्वायर -1, ये है करेक्ट आंसर। 321 डिवाइडेड बाई 323। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखो, मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि इस वाले एग्जाम के अंदर प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एक डीआई के फॉर्म में आए थे, उनमें कैलकुलेशन बहुत थी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन फिर भी ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कराया था, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये वाला, इसमें बहुत कैलकुलेशन थी। तो आप लोग ध्यान रखना कि मेंस के अंदर हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन हो एक आध जिसमें प्रॉफिट लॉस का ये सब चीजें इस तरह से टेबल के फॉर्म में दे दिया गया हो, और तब क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकता है। तो आप लोग चाहो तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर इस सवाल को भी फिर से देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या बताना है मुझे इसमें, कि जो टोटल सेलिंग प्राइस है, ऐसे वहां पर मिसिंग है वर्ड, ऑफ आर्टिकल पी एंड क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर एस एंड टी। तो पी और क्यू का आपको टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है, आर एस टी का आपको टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो 450 की चीज 90% के प्रॉफिट पर जा रही है, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है यार कि 45 को आप लोग 19 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे आपको मिलेगा 855। 250 की चीज जा रही है 100% के फायदे पर, यानी कि ये बन गया 500। ठीक है, अब यहाँ देखो, 600 की चीज 60% के फायदे पर, यानी कि 360 ज्यादा 960। इसको जल्दी कैसे करोगे, तो 73 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 17 से, इससे आपके पास आएगा 1241। यहाँ पर 220 ज्यादा, यानी कि ये हुआ 720। अब पता है कैलकुलेशन इसमें ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि इनका समेशन क्या है, इन तीन वैल्यू का समेशन। ठीक है, और इन दो वैल्यू का समेशन क्या है। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो यहाँ पर ये वैल्यू है, इन दोनों का समेशन, वो इससे इस वैल्यू का कितना परसेंट है। तो यही तो कैलकुलेशन है एग्जाम के अंदर, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो एग्जाम के अंदर छोड़ सकते हो, उसमें कोई खराब बात नहीं है। 855 और 500 कितना हो जाएगा, 1355, और इनको ऐड करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट में एक 1 है, 6 4 2 हो गया, 2 एक वहां चला गया, ठीक है, 10 9 यहाँ पर आया, एक वहां आ गया, ठीक है, यानी कि हो गया 291। ठीक है, देख लेते हैं कि इसका कितना परसेंट है। तो 1355 को हम चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं 29 से, उससे पता चल जाएगा। 29 से डिवाइड कर लो, उससे आंसर आपको मिल जाएगा। होता क्या ना कि जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 29.21 बना, तो 0.21 को आप लोग यहाँ पर कर सकते हो इग्नोर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या कर सकते हो कि 1355 डिवाइडेड बाई 29, इससे ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, इससे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू कितनी होगी, 46.72, और वहां पर क्या है 46.38, तो इसी को आप लोग टिक कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका है इसमें कैलकुलेशन को बचाने का, और कोई तरीका नहीं है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए एंड बी इन्वेस्टेड देयर मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो 9:5 if 10% of the total profit goes for charity and A share is rupees 29840, what is the total profit nearest to integer। तो नियरेस्ट टू इंटीजर है, इसका मतलब वैल्यूज यहाँ पर से नहीं होंगी। ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेट जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। देखो, 10% प्रॉफिट चैरिटी में जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर प्रॉफिट मेरे पास होता 10, तो उसका एक पार्ट जा रहा था, ये जो 9 और 5 है, कितना हो गया 14। अब मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं इस टोटल को 14 × 10 यानी कि 140 अगर मान लूँ, इसका जो 1/10 हिस्सा यानी कि 14 है, तो गया चैरिटी के लिए, और जो 126 बच गया, ये 126 बढ़ जाएगा 9:5 के रेशियो में। तो 14 की वैल्यू अगर 126 है तो एक की वैल्यू 9 आ गई, 9 × 9 होता है 81। तो 81 किसको आया, ए को। जो बाकी का है, बाकी का जो हिस्सा है, बाकी का हिस्सा कितना होगा, बाकी का हिस्सा आपका हो जाएगा 5 × 9 यानी कि 45, ये हिस्सा जाएगा बी को। ठीक है,
अब जो ए का शेयर है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है और आपको क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट यानी कि 140 की वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो ए का शेयर है, ए का शेयर कौन सा है, 81। क्वेश्चन के हिसाब से जो 81 है उसकी वैल्यू है 29840। यहाँ से आपको 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वैल्यू 9 से कट रही है। 29840, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 81 से, तो देखो ये वैल्यू नहीं कटेगी और इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो यही आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर एग्जाम के अंदर है। यहाँ से जो 1 की वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेटली 368.4 समथिंग। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 368.4 को यहाँ पर 140 से, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो आप देख रहे हो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी है। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कितने पास पास हैं, काफी पास है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आए हैं एग्जाम के अंदर। क्या, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम के अंदर ये देख सकते हो कि जब वहां पर नियरेस्ट इंटीजर लिखा है तो इसको आप लोग लास्ट में करो। ठीक है, लास्ट में आप करोगे क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। या फिर आप अपने मन से यहाँ पर कुछ अजम्पशन भी ले सकते हो, आप इस वैल्यू को थोड़ा चेंज कर लो। उसमें प्रॉब्लम वही आ जाएगी कि दो ऑप्शन बहुत पास में है, तो डेसिमल में पर आपको शायद जाना ही पड़ेगा एग्जाम के अंदर, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। सच बताऊं तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपका टाइम खराब कर देते हैं एग्जाम के अंदर। देखने में लगता है कि बहुत ही आसान है, पर फिर जब हम आंसर ला रहे होते हैं आंसर नहीं आ पा रहा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको रेस वाली वीडियो में पहले ही करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक लीनियर रेस है 500 मीटर की, जिसमें ए बी को हरा सकता है 50 मीटर से। ठीक है, 600 मीटर की रेस में बी सी को हरा सकता है 60 मीटर से, तो ए सी को कितने से हराएगा 400 मीटर की रेस में। तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि 500 मीटर की रेस में ए अगर बी को हरा रहा है 50 मीटर से, तो ए अगर यहाँ पर है तो बी उससे 50 मीटर पीछे है। अब ये डिस्टेंस कितना बचा, ये डिस्टेंस बच गया 450 मीटर। अब बी और सी वाली रेस बनाओ। ठीक है, बी ने सी को हराया कितने मीटर से, 60 मीटर से, जब रेस थी कितनी की, रेस थी 600 मीटर की। तो ये जो डिस्टेंस बच गया ये था 560, 540। ठीक है, अब आप ऐसे समझो इस चीज को, जब मेरे पास जो टोटल लेंथ थी वो थी 600 मीटर, 600 मीटर में जो बी सी से गैप बना पाया था 60 मीटर का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो बी सी से गैप बनाता है वो रेस की लेंथ का 1/10 पार्ट है। ठीक है, तो इस 450 मीटर में जो उसने गैप बना पाया होगा वो कितना होगा, इस 450 का 1/10, यानी कि सी इससे 40 मीटर पीछे है। ठीक है, इस वाली रेस में तो इन्हें सी को हराया 95 मीटर से, और कब हराया, जब रेस की लंबाई थी 600, जब रेस की लंबाई थी टोटल में 500 मीटर। और मुझसे क्या पूछा गया कि जब 400 मीटर लंबाई होगी तब कितने से हराएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि 95 से तो यहाँ हरा दिया। ठीक है, 95 से यहाँ हरा दिया ए ने सी को, और जब लंबाई कम हो गई तो इंटू 400/500 इतने से हरा देगा, क्योंकि पहले लंबाई थी 500 रेस की, अब लंबाई हो गई 400, तो 95 का 4/5 टाइम्स कितना होता है, 76 मीटर। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। Raju, Sunil and Vishal can separately finish a work in 20, 30, 40 days respectively. In how many days Raju can finish the work if he is assisted by Sunil and Vishal on alternate days starting with Sunil? तो देखो आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें खास है नहीं। राजू, सुनील और विशाल, यहाँ पर है 20, 30 और ये 40। एलसीएम ले लो पहले इनका आराम से। एलसीएम आपका आ जाएगा 120 आएगा ना, हाँ 120। यहाँ पर 6, ये 4 और ये 3, इनकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, राजू कितने दिन में काम को फिनिश कर सकता है अगर वो सुनील और विशाल के द्वारा असिस्टेड है, फिनिश द वर्क इफ इज असिस्टेड बाय सुनील एंड विशाल ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट डेज पर उसको असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप ये समझो कि अगर मैं कंसिडर करूं कि स्टार्टिंग के 2 दिन में कितना काम हुआ, तो कितना काम हुआ, राजू ने तो दोनों दिन काम करा यानी कि 12 यूनिट। इसके अलावा सुनील ने 1 दिन काम करा और विशाल ने 1 ही दिन काम करा। ठीक है, 12 + 4 + 3 यानी कि 2 दिन का काम है 19 यूनिट्स। ठीक है, तो 2 दिन का काम है वो कितना है, 19 यूनिट्स। इसका मतलब ये होगा कि जो समय लगेगा वो कितना होगा। 19 की टेबल देखो, 19 इंटू 6 अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 114। ठीक है, 6 का मतलब 6 यहाँ पर यूनिट, और 1 यूनिट में कितने दिन है, यूनिट में यहाँ पर है टोटल में 2 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब 12 दिन तो ऐसे ही हो गए, जिसमें कितना काम मेरे पास हो पाया, इसमें जो काम हो पाया वो था 114 यूनिट। ठीक है, 6 यूनिट का काम। ठीक है, अब ये 6 यूनिट का जो काम है इसको कौन कर रहा है नेक्स्ट डे, ये दोनों लोग कर रहे हैं।
6/6 + 4 10, इतना समय और लगेगा, यानी कि 3/5। तो 12 3/5 दिन काम में लगने वाले हैं। क्वेश्चन को समझो आप लोग, कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करा गया कि एक आइडेंटिटी थी जिसको ए और बी से हटा दिया, फिर आपसे पूछ लेगा कि ए और बी की जगह क्या रखना पड़ेगा कि ये करेक्ट हो जाए। ठीक है, ऐसा सवाल है। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते थे कि आप लोग वैल्यू डाल के देख सकते थे। ठीक है, या वैल्यू डाल के देख लो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका एक और था जो मैं आपको बता देता हूँ। वो तरीका भी मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा, जो हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हो थीटा बराबर कोई भी वैल्यू डालकर। ठीक है, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले थीटा बराबर 45 का सोचूं, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 45 डालने की सोचूं, यहाँ पर क्या होगा, ए का मतलब साइन एक्स हुआ। ऑप्शन 1 पहले मैं देख रहा हूँ, ए का मतलब हुआ साइन 45, यानी कि 1/√2 का स्क्वायर हुआ 1/2। किसके बराबर, यहाँ पर बी की जगह आ जाएगा 1045 जो कि 1 होता है। तो ये तो वैसे ही करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 1 में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, पर ये 1/2 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। उसको अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, 45 का स्क्वायर, cot 45 का स्क्वायर 1, इसके बराबर अ, यहाँ पर 1/2 आया, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 × 1/2, 1 × 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर अगेन 1/2। तो ये चीज करेक्ट है। अगेन मैं यहाँ देखूंगा तो ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 लेफ्ट में आने वाला है, राइट में 1 + समथिंग होगा। सेम चीज यहाँ पर भी है, इसीलिए आप लोग 45 डिग्री से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर एक वेरिएबल को यहाँ पर हटा दो। जैसे आपको दिख रहा है कि ये चीज ए और बी के टर्म्स में है, तो यहाँ पर भी आप ट्राई करो कि इस सी की जगह ए और बी आ जाए और इस वाले सी की जगह ए और बी आ जाए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, आप देखो कि 5/c जो है वो क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, और जो c/5 वो कितना हो गया, 1/ab। इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो टर्म बन गया वो क्या बन गया, 1/, डिनोमिनेटर में क्या आया 1 + b + सी इनवर्स का मतलब क्या होगा, 5c इनवर्स का मतलब क्या होगा, ए बी। यहाँ पर क्या आएगा 1/, यहाँ पर है c/5। ठीक है, तो ये है 1 + c/5 का मतलब होगा 1/ab। यहाँ पर था 1/a। ठीक है, तो ये चीज अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये कितनी हो गई, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ऊपर आपका आ जाएगा ए बी, और नीचे क्या है, नीचे है ए बी प्लस यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। अब ये चीज कितनी थी 1/, यहाँ पर भी अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना आ गया, ऊपर बी आया। ठीक है, और यहाँ क्या है 1 + b + ab। ठीक है, इन सभी को मुझे ऐड करना है, इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को। डिनोमिनेटर सबका सेम है 1 + b + ab, और ऊपर क्या आ गया अगेन 1 + b + ab। इससे इसको काट दो, करेक्ट आंसर हो गया 1। चाहो तो याद भी रख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन में आंसर हमेशा 1 ही आता है जनरली। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप लोग इसको खुद ट्राई करोगे। ठीक है, केवल इसमें लैंग्वेज है और इसमें कुछ नहीं है। tan a tan b + cos x / cos a cos b बराबर है 1 के, तो x की क्या वैल्यू। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही स्मार्टली बनाया गया है। हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को करने में फंस जाओ और आप सोचो कि इसका आंसर कैसे आएगा, आप लोग और इसमें मेथड लगाते रहो। पर असली मेथड इस क्वेश्चन का पता है क्या है, इस क्वेश्चन का मेथड केवल ये है, आपको यहाँ पर ऐसा टर्म लेना है cos x की जगह, इससे जब आप इसको इसे डिवाइड करो तो वहाँ पर एक ऐसा टर्म हो इसको ऐड करने पर केवल 1 रह जाए। ठीक है, अब आप देखो अगर मैं यहाँ पर cos a + b लेता तब क्या होता, cos a + b का बस आपको अगर फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। ये चीज क्या होती है, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये तो होता है। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ cos a cos b से, तो यहाँ पर मुझे 1 मिल जाएगा इस वाले टर्म के लिए, ये तो 1 हो ही गया। तो यहाँ पर जो टर्म मेरे पास था वो इससे कैंसिल भी तो हो जाएगा। क्या है sin a / cos a tan a, और ये है आपका tan b अगला वाला टर्म, तो वो चीज इससे कट जाएगी, इसीलिए आपके पास केवल 1 रह जाएगा। तो बस अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि ऑप्शन के थ्रू बनाए गए हैं। बेसिकली क्या था कि ऑप्शन वहां था, उन लोगों ने उस चीज को एकदम रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है ताकि आपको उसमें समय ज्यादा लग जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो। 3 candidates P, Q and R participated in an election. P got 35% more votes than Q and R got
15% more votes than Q. He overtook R by these many votes. If 90% voted and no illegal or invalid votes were cast, then the total number of voted in the voting list was what? आसान क्वेश्चन है काफी. P, Q और R. तो जो P के वोट हैं वो 35% ज्यादा है Q के कंपैरिजन में. तो Q के अगर 20 हैं तो इसके हैं 27. ठीक है. और क्या किया मैंने कि जो R के वोट हैं 15% ज्यादा है Q के कंपैरिजन में, तो R के हो गए 23. P ने R को ओवरटेक करा कितने से? 4 यूनिट से. 4 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 2412. 1 की वैल्यू कितनी आई? 603. ठीक है. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो वैलिड वोट थे वो कितने थे? वैलिड वोट जो थे हमारे पास कि एक्चुअल में डाले गए वो थे 603. इंटू इनको ऐड करो, यहाँ पर आ जाएगा 50 और 20 70. इतने वोट थे. ठीक है. पर क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं. केवल 90% लोगों ने वोट डाला, तो जो एक्चुअल वोट थे वो इसके 10/9 टाइम्स थे, 10/9 टाइम्स. ये चीज अब आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी. देख लेते हैं सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा. यहाँ पर 603 को काट लो 9 से. 67 इंटू 7. बिल्कुल ठीक. 46900. ये आपका आंसर है. अगला सवाल आपके सामने ये रहा. मीन बताना है आपको. मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे निकालते हैं. यहाँ पर आप लिखोगे इसका जो एवरेज है 0 से 10 का वो है 5. ठीक है. यहाँ पर है 15, यहाँ है 25, यहाँ पर है आपके पास 35, ये है कितना, ये है आपके पास 45, इधर है 55 और ये है 65. अब फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप पहले इनको ऐड करो. 2 और 4 6, 6 और 12 18, 18 और 21 हो गया 39, 39 और यहाँ पर है 11. ठीक है. यानी कि इधर तो हुआ 50. अब इधर क्या लेना पड़ेगा? ऊपर की तरफ सिग्मा एफ एक्स, यानी कि इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इन सभी के प्रोडक्ट करके आपको ऐड करते जाना है. ठीक है. ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है. और आप सोचोगे ऑप्शन से कर दोगे तो वो ऑप्शन बहुत पास पास है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा. ठीक है. इन सब वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई कर यहाँ पर ऐड करना है. ठीक है. जैसे यहाँ पर 5 इंटू 2 इंटू 5 हुआ 10, आपके पास हुआ 60. ऐसे करके सारी वैल्यूज आप लोगे, इनको ऐड करोगे, फिर आप उसको 50 से डिवाइड करोगे, इससे आपको आंसर मिलेगा. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है कि आपके सामने कैलकुलेटिव भी बन जाए. ठीक है. डेविएशन वगैरह इनमें लगाने का कोई फायदा है नहीं. ऐसे ही आप इसको करोगे तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा. ठीक है. कोई पूछेगा कि डेविएशन इसमें कैसे लगाते हैं? डेविएशन ऐसे लगाते हैं यार कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 35 पर 21 है. ठीक है. तो इससे ये चीज कितनी कम है, पर वही बात है कि उसमें भी कैलकुलेशन बनी जाती. ठीक है. जैसे ये आपका 10 कम है तो 10 इंटू 12 करते. इससे 20 कम है 20 इंटू 4 करते. ये इससे 30 कम है तो 30 इंटू 2 करते. इधर की तरफ डेविएशन आता नेगेटिव वाला. फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि कितना डेविएशन है. तो वैसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे. पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करना चाहते हो. ठीक है. डेविएशन से भी हो जाएगा. अगला सवाल आपके सामने ये रहा. इस क्वेश्चन को देखो. सॉलिड कोन ऑफ हाइट 42 सेंटीमीटर विद डायमीटर ऑफ इट्स बेस 42 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ वुडन सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर. फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड. इसका मतलब क्या हुआ? वेस्टेड का मतलब ये हुआ कि आप पहले फिगर को समझो. हमारे पास एक स्फीयर था जिसका रेडियस था 24. ठीक है. तो इस तरीके से कुछ स्फीयर था, इसमें से हमने क्या काट लिया? एक हमारे पास था सॉलिड कोन जिसकी हाइट गिवन है और जिसका रेडियस भी हमारे पास है. क्या कितना वॉल्यूम वेस्ट हुआ ये मुझे बताना है. तो वॉल्यूम का पहले मैं रेशियो लेता हूँ. क्या रेशियो आएगा? उनके लिए आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई को हम हटा देते हैं. आर स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21 इंटू हाइट कितनी थी 42. इसको हमने किस में से काटा है? एक सॉलिड स्फीयर से जिसका डायमेंशंस क्या है 24 सेंटीमीटर का रेडियस. तो 4/3 पाई आर क्यूब. आर क्यूब का मतलब 24 इंटू 24 इंटू 24. ये रेशियो आपको देखना पड़ेगा कि ये रेशियो कितना है, उससे ही आपका आंसर आएगा. इसको मैंने इससे काट दिया और 21 से तो किसी चीज को काट ही नहीं सकते. यहाँ पर 42 है तो उसके लिए भी कुछ खास हम लोग नहीं कर सकते. चाहो तो एक बार काट दो. यहाँ पर आ जाएगा 21 और यहाँ रह जाएगा आपका 12. अब ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि कितनी आ रही है. 21 का क्यूब 441 इंटू 21 जो कि होता है 9261. ठीक है. तो आपके पास आ रहा है 9261 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 24 इंटू 24 यानी कि 576 इंटू 12. यह आ जाएगा 6912. अच्छा वहां पर एक इंटू 4 भी है, उसको मल्टीप्लाई करना भूल गया. तो ये चीज कितनी है 9261 डिवाइडेड बाय यहाँ पर मेरे पास है
27648। अब आप ये देखो कि ये जो रेशियो है, इस रेशियो का वॉल्यूम यूज हुआ है, ठीक है, तो जो वेस्ट हुआ होगा वो कितना होगा। ये चीज जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होगे, उसको 1 में से माइनस कर देना, तो वो आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेटली देखूं तो मुझे कितना दिख रहा है, अगर मैं इसका 3 टाइम्स कर देता तो मैं यहाँ तक आ पाता, ठीक है। 3 टाइम्स से जस्ट थोड़ा सा कम, ठीक है। तो मतलब ये चीज क्या है, 1/3 लिखा है एक तरह से, तो ये चीज आपकी है 0.33 से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है, 0.33 से थोड़ी सी ज्यादा। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, 66.50%, तो वही बात है, यानी कि अगर आप इसको 1 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.66, ये चीज आपके पास आएगी। इस वजह से आपको ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये दोनों बहुत पास पास थे, तो आप इसमें भी फंस सकते थे। इस क्वेश्चन को देखो, a circle of radius 3 centimeter, two chords of length 2 centimeter and 3 centimeter lie on the same side of the diameter. What is the perpendicular distance between the two chords? आसान क्वेश्चन है काफी। तुम्हारे पास एक सर्किल है ये वाला, ठीक है। अब इसमें दो कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 2 और 3, तो ये वाली होगी 2 लेंथ की, ये लेंथ होगी 3 वाली, ठीक है। ये है हमारा सेंटर O, यहाँ से हमने ऐसे परपेंडिकुलर गिराया, ये है रेडियस। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि जिसकी लंबाई है 2 उसके लिए ये चीज 1 हो गई, जिसकी लंबाई है 3 उसके लिए ये चीज हो गई 3/2, ठीक है। रेडियस तो दोनों केस में 3 ही है, तो यहाँ पर जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो आपको बताना है डिस्टेंस का, सिंपल सी बात है, 2 बार बायथोक्रोस लगानी है बस, ठीक है। तो पहले केस में जब ये 1 है कॉर्ड की लंबाई, आधी कॉर्ड की लंबाई, तब क्या डिस्टेंस आएगा जब ये चीज 3 है आपकी। अब देखो, अंडर रूट में 3 स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, ठीक है, यानी कि रूट का 8, जो कि कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, मैं एक बार उसको कंफर्म कर लेता हूँ, रूट 3 स्क्वायर यानी कि 9 - 1, ये बिल्कुल ठीक है, आपके पास आ जाएगा 2√2, और यहाँ पर जो लंबाई है वो कितनी होगी, इस वाले केस में वो हो जाएगी अंडर रूट में अगेन 9 - 3/2 का स्क्वायर, यानी कि 9/4, ये कितना हो गया, 36 - 9 यानी कि 27, क्योंकि वो 3√3 यहाँ पर आके डिवाइडेड में 2, इनका डिफरेंस ले लो, वही आपका आंसर है। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया तो 4√2, यहाँ पर -3√3 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा एक खेल है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के अंदर नहीं समझ पाए, ये कैलकुलेटिव है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000 रिसीव्ड इन 2 years, द इंटरेस्ट रेट इज 12% per annum, डिस्काउंटेड सेमी एनुअली। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। देखो, अगर क्वेश्चन ये होता कि आज मेरे पास 10,000 रुपए हैं और अब 12% का रेट है, या फिर कुछ भी हिसाब होता, और अब आपको बताना है कि 2 साल बाद कितना होगा सेमी एनुअली के हिसाब से, तो ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। पर एक्चुअल में ये चीज नहीं है। पता है क्या है, यहाँ पर ये है कि जो वैल्यू है 10,000 वो 2 साल बाद रिसीव हो रही है, ठीक है, जब रेट है 12% पर ईयर डिस्काउंटेड सेमी एनुअली। इसका मतलब हाफ ईयर में कितना हुआ, 6%, यानी कि एक साइकिल 6% की यहाँ पर चली, फिर एक साइकिल 6% की, फिर एक साइकिल 6% की, और जो आखिरी साइकिल थी वो भी 6% की थी। इतने इंक्रीमेंट होते गए, तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो क्या थी। तो बेसिकली एग्जामिनर आपसे क्या करवाना चाहता है कि आपको एक्स बताना है, जो कि अगर मैं 106/100 करूं, फिर 106/100 करूं, फिर से 106/100 करूं, और एक बार और ये करूं 106/100, तब ये वैल्यू हो जाए कितनी, 10,000। तो आपको यहाँ की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है, ये जो स्टेप हमने करा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ये चीज कैसे हुई है, ठीक है। तो बेसिकली पता है आंसर आपको कब मिलेगा, जब हम 10,000 को डिवाइड करेंगे 1.06 से, और वो भी 4 बार, 4 टाइम्स, ठीक है। जैसे आपने एक बार डिवाइड करा, फिर जो वैल्यू आपको मिली आपने उसको फिर से 1.06 से डिवाइड करा, और सच में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, मोस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन। और अप्रोक्स बात होती तो अलग चीज थी, पर आप खुद ही देख लो कि जो ऑप्शन यहाँ पर है वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भी तो बवाल है एकदम। ऑप्शन आप देख लो कितने पास पास हैं, ये दोनों ऑप्शन इतने पास हैं कि इनको करना पॉसिबल ही नहीं है एग्जाम के अंदर। मैं खुद कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर करना पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन तभी हो सकता है, इनफैक्ट एग्जाम के बाहर भी ये नहीं हो सकता, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। अगर आपके पास एक कैलकुलेटर है,
अभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। विदाउट कैलकुलेटर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाय एंड टेक केयर।